हेलो फ्रेंड, दिस इज अमिताभ सर। आप सभी लोगों का यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल पे स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 1.3 9 से है। और एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एंड देन विल गोइंग टू सी आवर एक्सरसाइज फर्दर। तो शुरू करते हैं। We'll see here first what is conditional statement and what is converse. Okay, conditional statement, ये वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? कुछ कंडीशंस होंगे, कुछ कंडीशंस होंगे तो कंडीशनल स्टेटमेंट हो जा रहा है। कन्वर्स मीन्स उसका रिवर्स होता है। तो यहाँ पे आज कंडीशनल स्टेटमेंट और कन्वर्स ये दोनों ही चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो यू कैन सी इजली हियर conditional statement means what? The statement which can be written in if then form are called conditional statement. That means ऐसे statement जिसमें if then word use होगा या if then के फॉर्म में यूज होगा, उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे कि वो कैसा स्टेटमेंट है? कंडीशनल स्टेटमेंट है। ओके, देन हियर if called the antecedent and then called consequent. That means यहाँ पे जो if है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट इफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंड देन के बाद का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब कन्वर्स में क्या होता है कि जो इफ के बाद जो एंटीसीडेंट रहता है और देन के बाद जो कॉन्सिक्वेंट होता है, कन्वर्स में ये रिवर्स हो जाता है। ओके, सी हियर if the antecedent and the consequent in a given conditional statement, जो कंडीशनल स्टेटमेंट में एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दिया रहता है, आर इंटरचेंज्ड, उसे हम लोग क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे। देन द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना हो तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, सपोज इफ एक्स देन वाई, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया। तो यहाँ पे जो एक्स है ये क्या है? इसको सपोज करो कि ये मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, एक कंडीशनल स्टेटमेंट बना रहा हूँ जिसमें इफ यूज कर रहा हूँ और देन यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या बोलूँ कि इफ एक्स देन वाई, दैट मीन्स अगर एक्स है तो वाई है, ऐसा मैंने एक स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ पे इफ के बाद जो x है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एंटीसीडेंट। ये क्या हो जाएगा? एंटीसीडेंट, क्योंकि ये इफ के बाद का स्टेटमेंट है, राइट। सो ये हो जाएगा आपका एंटीसीडेंट। और देन के बाद क्या है? यहाँ पे y है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? कॉन्सिक्वेंट। ओके, तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट आफ्टर इफ के बाद जो वर्ड रहेगा, जो सेंटेंस रहेगा, उसे हम लोग बोलेंगे एंटीसीडेंट, और देन के बाद जो सेंटेंस रहेगा उसे बोलेंगे हम लोग कॉन्सिक्वेंट। अब कन्वर्स में क्या होता है? व्हेन वी इंटरचेंज दिस एक्स विथ वाई, दिस एक्स विथ वाई एंड दिस वाई विथ एक्स, दैट मीन्स जो देन के बाद जो कॉन्सिक्वेंट है उसको एंटीसीडेंट पे ला देंगे और जो एंटीसीडेंट है उसको कॉन्सिक्वेंट की जगह पर रख देंगे, तो उसको बोलते हैं कन्वर्स। दैट मीन्स स्टेटमेंट तब हमारा ऐसा हो जाएगा इफ y देन x। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हूँ जिसको देख के आपको प्रॉपरली इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि कन्वर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। ओके, नाउ इफ यू सी हियर, तो यहाँ पे पहले जो ये दिया गया है, सी देयर इज अ नोट, if a conditional statement is true its converse not necessarily true, which means that कि अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो उसका कन्वर्स है वो भी हमेशा ट्रू हो। ओके, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि इफ सी इफ ए नंबर इज ए प्राइम नंबर, राइट, then it is even or odd। ऐसा बोला कि अगर जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, राइट, देन मैं क्या बोल सकता हूँ? देन इट इज
इवन और ऑड, ऐसा बोल रहा है, राइट। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब कन्वर्स हम लोग क्या लिखेंगे, कन्वर्स हम लोग लिखेंगे कि इफ सी हियर कन्वर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस पेज, इफ द नंबर इज इवन और ऑड देन इट इज प्राइम नंबर। देखो पहला सेंटेंस का मतलब समझ लो, क्या बोला कि इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर, दैट मीन्स अब प्राइम नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7 सभी, राइट। तो क्या बोला कि अगर नंबर प्राइम नंबर है तो वो इवन है या तो ऑड रहेगा। तो इवन तो रहेगा क्योंकि 2 इज द इवन प्राइम नंबर, राइट, वो भी आ रहा है, या तो इवन रहेगा या तो ऑड रहेगा। और बाकी जो नंबर है 3, 5, 7, 11 ऑल दैट नंबर्स आर दी ऑड नंबर, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो राइट है। अब इसका कन्वर्स अगर मैं डालूं, कन्वर्स में क्या हो जाएगा, ये जो आपका कॉन्सिक्वेंट है ये चले जाएगा इफ के साथ, और यहाँ पे ये जो आपका है दिस वन एंटीसीडेंट ये चले जाएगा आपका देन के साथ, राइट। तो यहाँ पे रिवर्स में वही किया गया है। तो रिवर्स में इसका कन्वर्स में हम लोग ने क्या लिखा है, सी इन कन्वर्स इफ यू सी हियर, तो क्या बोला है कि इफ नंबर इज इवन और ऑड देन इट इज ए प्राइम नंबर। नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि क्या बोला कि अगर नंबर इवन या ऑड रहेगा तो वो प्राइम नंबर ही है, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। क्योंकि अगर मैं इवन नंबर 26 की बात करूं तो ये क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। अगर मैं इवन नंबर 24 की बात करूं ये प्राइम नंबर है, नहीं है। दैट मीन्स हियर द स्टेटमेंट इज ट्रू, जो स्टेटमेंट दिया था कंडीशनल वाला वो तो ट्रू था कि कोई भी प्राइम नंबर इवन या तो ऑड रहता है, राइट। बट जो इसका कन्वर्स है वो ट्रू है क्या, कि कोई भी इवन या ऑड नंबर प्राइम नंबर होता है, नहीं। सो हियर द स्टेटमेंट इज ट्रू बट इट्स कन्वर्स इज फॉल्स। ओके, देन इफ यू सी द फर्स्ट एग्जांपल, सी फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में क्या बोला गया है कि इफ अ quadrilateral is rhombus then its diagonals are perpendicular bisector of each other। so सपोज दिस इज योर रोम्बस, तो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को वो क्या रहते हैं, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, राइट। बाइसेक्टर मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, परपेंडिकुलर मीन्स ये जो एंगल फॉर्म करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का रहता है सब एंगल, राइट। तो जब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट, अगर क्वाड्रिलैटरल जो है वो रोम्बस है, वो क्या है, वो एक रोम्बस है, तो उसके जो डायगोनल्स है वो क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर रहेंगे। तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि इफ अ डायगोनल्स, मतलब अगर जो डायगोनल्स है दिस डायगोनल्स किसी भी क्वाड्रिलैटरल का अगर डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है दिस क्वाड्रिलैटरल इज नथिंग बट अ रोम्बस। ओके, सो दिस इज कन्वर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या बोला था कि अगर कोई क्वाड्रिलैटरल रोम्बस है तो उसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेंगे, और यहाँ क्या बोला है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल का डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो क्वाड्रिलैटरल क्या हो जाएगा, रोम्बस। ये उसका कन्वर्स है, दैट इज एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को एक दूसरे से टोटली इंटरचेंज कर दिया गया है। ओके, नाउ फर्दर विल सी देयर आर इन्फिनाइट लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, दैट मीन्स एक पॉइंट से अगर कोई पूछे आपसे कितना लाइन पास कर सकते हो, तो एक पॉइंट से आप कितना भी लाइन पास करते हो, सी इधर से पास कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते, फ्रॉम एनी साइड infinite number of line you can pass from one point। okay, now if you talk about 2 point कि 2 पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हो, तो ऐसा लाइन जो इन दोनों पॉइंट को एक साथ जाना चाहिए, तो वो कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से ड्रॉ करो चाहे यहाँ से ड्रॉ करो, लेकिन एक ही लाइन रहेगा जो इन दोनों पॉइंट से पास होगा। तो देयर इज ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट मीन्स दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है। ओके, और एक लाइन से कितने पास, एक पॉइंट से कितने पास होंगे, वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P, जो एक सिंगल पॉइंट है। ओके, नाउ इफ यू सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सर्कल। ओके,
So a circle of a given radius can be drawn taking any point as its center. That means अगर सर्कल का कोई रेडियस दिया है कि 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो रेडियस लेके, तो आप कोई भी एक सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। सपोज ऐसा एक लाइन पास कर दिया 3 सेंटीमीटर का, आप चाहो तो इसको सेंटर कंसीडर करके आप यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, राइट। या फिर यही रेडियस को आप लेके चाहे इसको सेंटर कंसीडर करके आप यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन ड्रॉ द सर्कल बाय कंसिडरिंग एनी center, okay। Then if we see the next topic, that is right angle. So all right angles are congruent to each other. That means सभी right angle जो है एक दूसरे को congruent है। तो obviously सभी right angle है तो सबके angles कितने होने वाले हैं, 90 होने वाले। अब वो right angle चाहे तुम ऐसे ड्रॉ करो या ऐसे ड्रॉ करो या फिर तुम ऐसे ड्रॉ करो, कैसे भी ड्रॉ करो, या तुम इस तरह से भी ड्रॉ कर दो तो भी चलेगा, इस तरह से ड्रॉ करो तो भी चलेगा। बट अगर वो 90 डिग्री वाला एंगल है, राइट एंगल है सभी, तो सबके सब राइट एंगल क्या होने वाले हैं, इक्वल, क्योंकि सभी के एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री। ओके, नाउ गाइस इफ यू सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ the two interior angles formed on one side of a transversal of two lines, that means अगर दो इंटीरियर लाइन फॉर्म करते हैं, ऐसे जैसे दो लाइन पास हो रहे हैं इस तरह से, और अगर इस तरह से एक ट्रांसवर्सल गया है, इसके बीच में अगर दो इंटीरियर एंगल बनेंगे, ये इंटीरियर एंगल का अगर टोटल 180 से लेस है, 180 से क्या है, लेस आएगा, सपोज ये ए और ये बी है, तो ये दोनों का सम अगर 180 से लेस आएगा तो ये जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल होंगे क्या, नहीं, इंटीरियर एंगल के लिए क्या होना जरूरी है, सप्लीमेंट्री होना जरूरी। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्स ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स एड अप टू less than two right angles, then the line produced in that direction intersect each other. That means अगर ये जो दो लाइन, ऐसा कोई लाइन है ट्रांसवर्सल का और ये इंटीरियर एंगल का अगर टोटल 180 से कम आएगा, तो ऑब्वियसली ये जो लाइन है आगे जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे ये दोनों आके एक दूसरे को आगे क्या कर दिए, इंटरसेक्ट कर दिए, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करते तो फिर ये क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है इस तरह से, और फिर ये क्या बन जाता है, इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल थ्योरम आप लोग ने पढ़ा है, ओके। देन विल सी नेक्स्ट, दैट इज थ्योरम। तो थ्योरम क्या होता है, अ प्रॉपर्टी इज सपोज टू बी ट्रू इफ इट कैन बी प्रूव्ड लॉजिकली, इट इज देन कॉल्ड द थ्योरम। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रू कब मानते हैं, जब उसका कोई लॉजिकली हमारे पास प्रूफ अवेलेबल हो। तो किसी भी चीज़ को जब हम लोग लॉजिकली अपने जो मेथड होते हैं वो यूज़ करते हैं और उसको दिखाते हैं कि हाँ वो किस वजह से ट्रू है, तभी वो क्या बन जाता है, थ्योरम, किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए। अब प्रूफ क्या होता है, ये प्रूफ वो होता है जब हम लोग किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम अपने लॉजिकल जो आर्गूमेंट करते हैं कि हाँ ये चीज़ें होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस वजह से वो हो रहा है, स्टेप्स जो हम लोग शो करते हैं, जो आर्गूमेंट हम लोग करते हैं उस प्रूफ को बनाने के लिए थ्योरम के, उसको बोला जाता है प्रूफ। नाउ इफ यू सी इन दिस नेक्स्ट, दैट इज थ्योरम। यहाँ पे आपको एक छोटा सा दिया हुआ है थ्योरम कि इफ टू लाइन्स, जो कंडीशनल स्टेटमेंट पे, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर then vertically opposite angles formed are congruent। क्या बोला कि इस तरह से अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, दिस इज ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट P एंड दिस इज B, और ये हो गया आपका C और ये हो गया आपका D। तो क्या बोला कि इफ दिस टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑब्वियसली वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से, एक तो APC है ये वाला, दूसरा BPD है दिस वन, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका C, एक ये एंगल हो गया APD और एक ये एंगल हो गया BPC, तो ये भी एंगल क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा इसने बोला है बताने के लिए। तो पहला जो कॉन्ग्रुएंट है इसमें मैं क्या कंसिडर करूंगा, APC, एक में मैं कंसिडर करूंगा C, दिस एंगल APC,
और इसके साथ में एक कॉमन एंगल लूँगा दैट इज़ ए पी डी। तो ये हो गया पूरा, एक ये लीनियर पेयर लूँगा, ओके। और इसके साथ में मैं एक ये वाला लीनियर पेयर लेता हूँ ए पी डी और दिस बी पी डी। तो जब मैं देखूँगा तो ए सी एंगल ए पी सी प्लस एंगल ए पी डी इज इक्वल टू कितना होता है 180। इसी तरह अगर मैं देखूँ ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये लाइन पे ए बी लाइन पे जो बन रहा है लीनियर पेयर, तो वो किसका बन रहा है एंगल ए पी डी प्लस एंगल बी पी डी इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा 180। अब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे ए पी डी कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी डी। तो आपका एंगल ए पी डी क्या है, यहाँ पे एंगल ए पी डी जो है आपका एंगल ए पी सी आपका ये है। तो आपका ये जो एंगल है ए पी सी ये किसके इक्वल हो जाएगा एंगल बी पी डी। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि दिस एंगल ए पी डी इज ऑल्सो इक्वल टू बी पी सी। इसी तरह से जब प्रूफ करेंगे, ओके, उसके लिए हम लोग बी पी डी के साथ बी पी सी ले सकते हैं और बी पी डी के साथ ए पी डी कंसिडर करेंगे राइट साइड से, तो वो भी प्रूफ मिल जाएगा। बट दोनों सेम वे से करना है तो आपको एक ही प्रूफ दिखाने की जरूरत है, दूसरा जरूरत नहीं पड़ेगी। Then after we'll move towards our exercise that is 1.3। इसका पहला क्वेश्चन है write the following statement in if then form। यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे आपको सिर्फ if और then फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है सी द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो अभी पैरेललोग्राम हम लोग का कैसा दिखता है, इस तरह से रहता है सी पैरेललोग्राम। तो अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है राइट तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, दूसरा उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोले कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम एक क्या है क्वाड्रिलैटरल है। तो अगर इफ देन फॉर्म में बताना हो तो मैं क्या बताऊंगा कि इफ कोई भी क्वाड्रिलैटरल, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज ए पैरेललोग्राम, यहाँ पे पहले से ही बोल रहा है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। इफ देन में बताना तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है राइट, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम राइट, तो मैं क्या बोलूँगा देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और क्या बोल सकता हूँ कॉन्ग्रुएंट राइट। तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट। इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम दैट मीन्स यहाँ पे जो एंटीसीडेंट जो कंसिडर किया हूँ, क्या लिया हूँ कि अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट राइट। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में क्या बताया गया था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल का अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है तो उसका जो अपोजिट एंगल्स रहेगा वो क्या रहेगा कॉन्ग्रुएंट रहेगा। देन सेकंड क्वेश्चन द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं राइट। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ इसका कंडीशनल स्टेटमेंट बताना है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका कन्वर्स प्रूफ नहीं होगा क्योंकि कन्वर्स तुम बोलोगे तो क्या हो जाएगा कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज रेक्टेंगल, तो गलत हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल का ये डेफिनेशन नहीं। रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या है, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर 90 डिग्री देन इट इज अ कॉन्ग्रुएंट। अगर तुम बोलोगे इफ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर तो वो रोम्बस हो जाएगा। बट कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो रेक्टेंगल होगा, ये कंपलसरी नहीं, ये नहीं है इसका डेफिनेशन, तो वो ट्रू हो जाएगा कन्वर्स। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमको स्टेटमेंट बना के देना इफ और देन के फॉर्म में। तो यहाँ पे द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल है तो देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये भी हो गया इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, देन यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे क्लियरली तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब पहले से ही बोला कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है
द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, जैसे वहाँ पे पहले से बोला था कि एक रेक्टेंगल है जिसके डायगोनल्स कॉन्ग्रेंट है, तो हम लोग उस रेक्टेंगल को क्या कंसीडर करते थे कि सपोज एक क्वाड्रिलैटरल है, अगर वो क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल रहेगा तो उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रेंट रहेंगे, हम लोग ऐसे ले रहे थे, राइट। तो यहाँ पे पहले से क्या बोला कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को जो सेगमेंट जॉइन कर रहा है और उस वर्टेक्स से मिड पॉइंट को जॉइन करेगा उसके सामने वाले बेस पे, तो वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा उस बेस को, ऐसा बोले। तो मैं क्या बोलूँगा कि सेगमेंट, वो जो ट्रायंगल है उसको मैं बोलूँगा कि अगर एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ऐसा बोलूँगा। दैट मीन्स जैसे वहाँ पे बोला था इफ क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टेंगल, वैसे यहाँ पे क्या बोलूँगा, इफ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस। तो यहाँ पे मैंने वही स्टेटमेंट लिखा है एंटीसीडेंट में कि इफ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस देन सेगमेंट जो रहेगा जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। दैट मीन्स अगर ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है तो जो वर्टेक्स को और बेस को, मिड पॉइंट को जॉइन करेगा सेगमेंट, वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा बेस को। ये हो गया थर्ड का आंसर। सो गाइस इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, now we'll move forward to the second part of this exercise. So we have to write here converse of the following statement. तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है उसका कन्वर्स हमको लिखना है, the alternate angles formed by the two parallel lines and their transversal are congruent. That means जो अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड होंगे दो पैरेलल लाइन के द्वारा और उसके ट्रांसवर्जल के द्वारा, वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या यूज करना, कन्वर्स। सी इफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द टू पैरेलल लाइन, सी यहाँ पे क्या बोला था कि अगर अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हुए, अल्टरनेट एंगल्स इस तरह से दो पैरेलल लाइन होता है, इस तरह से ट्रांसवर्जल, तो अल्टरनेट एंगल अगर फॉर्म्ड होता है दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्जल से, यहाँ पे बोल रहा है, तो ये क्या रहेंगे, कॉन्ग्रेंट रहेंगे। बट अगर मैं इस स्टेटमेंट को कन्वर्स बता दूँ तो मैं ये पैरेलल नहीं बताऊंगा तो ये हो गया कन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल मैं बता दूंगा इसका उल्टा कि अगर कोई भी दो लाइन को एक ट्रांसवर्जल है, उस वक्त जो अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड होगा अगर वो अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो मैं क्या बोलूँगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये हो गया इसका कन्वर्स, उल्टा। यहाँ पे पहले से पैरेलल है और ट्रांसवर्जल है तो अल्टरनेट ऑब्वियसली इक्वल आने वाले। मैं पहले क्या बोला हूँ कि कोई भी दो लाइन को एक ट्रांसवर्जल ड्रॉ करूंगा और उस वक्त जो अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड होगा अगर वो इक्वल है तो मैं बोलूँगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये कन्वर्स हो गया। तो इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइंस, देखो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हूँ, टू लाइंस, राइट। सी यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा गया, टू लाइंस, राइट। यहाँ पे पैरेलल लाइन नहीं यूज किया गया, मतलब कोई भी दो लाइन। इफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्जल आर कॉन्ग्रेंट, मतलब दो लाइन के द्वारा और उसके ट्रांसवर्जल के द्वारा जो अल्टरनेट एंगल ड्रॉ किए है अगर वो कॉन्ग्रेंट रहेगा देन जो लाइन रहेगा वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। ये इसका कन्वर्स। देन सेकेंड क्वेश्चन, इफ अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्जल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री, मतलब ऐसे दो लाइन के द्वारा अगर जो इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड होगा, ओके, और उसके ट्रांसवर्जल के द्वारा जो इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड होगा, अगर ये एंगल सपोज ए प्लस बी अगर ये सप्लीमेंट्री है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल है। ओके, तो इसका कन्वर्स क्या लिखेंगे, इफ द टू लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्जल, दैट मीन्स यहाँ पे पैरेलल नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोला, वो पैरेलल रहेगा। अब मैं क्या बोला कि इफ द टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्जल देन द इंटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स अगर दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट होंगे एक ट्रांसवर्जल से, सॉरी दो पैरेलल लाइन, वहाँ पे क्या बोला था कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट होंगे ट्रांसवर्जल से और जो इंटीरियर एंगल उसका टोटल अगर 180 है, दैट मीन्स अगर सप्लीमेंट्री आ रहा है तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। बट कन्वर्स में हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्स में हम लोग बोलेंगे कि अगर इफ ऐसे दो पैरेलल लाइन है ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे एक ट्रांसवर्जल से तो जो एंगल फॉर्म्ड होगा वो सप्लीमेंट्री, इसमें यहाँ से यहाँ गए थे और कन्वर्स में यहाँ से यहाँ आ रहे। ओके, then the last question of this topic, that is diagonals of rectangles are congruent। तो इसका कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि diagonals of rectangles are congruent। तुम बोलोगे सर if a quadrilateral is rectangle then there, तो कंडीशनल स्टेटमेंट है, कन्वर्स नहीं है।
फिर आप बोलोगे सर इफ क्वाड्रिलेटरल इज इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। तो रॉन्ग है, क्योंकि ये डेफिनेशन नहीं है रेक्टेंगल का। हम लोग नहीं बोल सकते कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो रेक्टेंगल, ऐसा जरूरी है ही नहीं, क्योंकि अगर डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और आगे ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा कर रखिए, ताकि जल्द जो भी आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।